हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के वॉरेन बफे राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के बारे में। उनके पोर्टफोलियो में से हम आज उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनमें उनका एक सिग्निफिकेंट स्टेक है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला को हम हमेशा एक आइडियल के रूप में देखते हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि वो कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो उन कंपनीज को ही क्यों चूज करते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम डिस्कशंस करेंगे उस लर्निंग के ऊपर जिससे हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में हेल्प मिल सकती है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए डिस्कशन करते हैं राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के ऊपर। दोस्तों, अगर बात राकेश झुनझुनवाला की चली है तो सबसे पहले हमें उनके सबसे फेवरेट स्टॉक के बारे में बात करनी चाहिए। तो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में उनका सबसे फेवरेट स्टॉक है टाइटन, जिसमें उन्होंने 7500 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ये कंपनी दुनिया की 5 सबसे बड़ी वॉच मेकिंग कंपनीज में से एक है। अगर मैं टाइटन के शेयर प्राइस की बात करूं तो दोस्तों जनवरी 2005 में इसका शेयर प्राइस 7 रुपए के आसपास था। और अगर मैं आज इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो आज इसका शेयर प्राइस 1200 से भी ऊपर ट्रेड करता है। जब भी हम टाइटन का नाम सुनते हैं तो पहली बार सुन के हमें यह लगता है कि ये एक घड़ी बनाने की कंपनी है, जो कि बात सही है, लेकिन इसके अलावा इसके बिजनेस अलग अलग चीजों में भी फैले हुए हैं। तो अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो तनिष्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। तनिष्क एक ऐसा ब्रांड है जिसको टाइटन ओन करता है। दोस्तों, अगर मैं तनिष्क की बात करूं तो अभी तक पूरी ज्वेलरी मार्केट अनऑर्गेनाइज थी, जिसकी वजह से लोगों को कई बार नकली सोना मिलता था और काफी सारे ट्रस्ट इश्यूज आते थे। तो उस चीज को सॉल्व करते हुए तनिष्क ने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसपे लोग ट्रस्ट कर सकते थे। पहली बात प्योरिटी का, दूसरा वो बहुत ही डिफरेंट डिजाइन्स लेके आते थे और अपने डिजाइन्स पे पेटेंट करवाते थे, जिससे वो काफी ज्यादा एक मार्किंग फीस चार्ज कर सकते थे और उनका मार्जिन भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होता था। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइटन का बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि टाइटन की जर्नी 1984 से स्टार्ट होके 2017 तक कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर्स में फैली। जैसे कि इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे टाइटन, तनिष्क, सोनाटा। 2007 में इन्होंने अपना टाइटन आई प्लस स्टार्ट किया, जो कि चश्मे बनाने के बिजनेस में फैला हुआ था। इसके अलावा इन्होंने स्किन नाम से एक परफ्यूम ब्रांड भी स्टार्ट किया, जो कि परफ्यूम सेगमेंट को टारगेट करता है। चलिए अब बात करते हैं कैसीनोज की। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसीनो की बात क्यों करने लगा, क्योंकि एक ऐसी कंपनी में राकेश झुनझुनवाला का 300 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, जो गोवा में कैसीनोज रन करती हैं। और कैसीनो के अलावा उनके होटल्स भी हैं। मैं बात कर रहा हूं डेल्टा कॉर्पोरेशंस की। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की टोटल ओनरशिप 7% से भी ज्यादा का है और टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू उनकी 300 करोड़ से भी ज्यादा का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राकेश झुनझुनवाला को कैसीनो बिजनेस में ऐसा क्या दिखा कि उसमें उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। दोस्तों, हम जब भी कैसीनो में जाते हैं तो मोस्टली हम अपना पैसा गवा के आते हैं, और जब हम अपना पैसा गवाते हैं तो कैसीनो वो पैसा कमाता है। तो इसमें कैसीनो को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और इसमें उनका कंपटीशन भी बहुत कम है गोवा में। तो अगर हम डेल्टा कॉर्प के फाइनेंशियल्स की बात करें तो दोस्तों ये एक जीरो डेट कंपनी है, जिसका मतलब इनको किसी को बिल्कुल भी डेट रीपे नहीं करना है। इसके अलावा इस कंपनी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो है इनका मार्जिन्स। इस कंपनी का मार्जिन्स ऑलमोस्ट 40% के आसपास है, और 40% का मार्जिन होना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कैसीनो बिजनेस में एक बार सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद इनका बहुत कम कॉस्ट लगता है बिजनेस रन करने में, तो जिसकी वजह से इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा निकल के आता है इस बिजनेस से। नेक्स्ट कंपनी है स्पाइसजेट, जिसमें राकेश झुनझुनवाला का 100 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन स्पाइसजेट ही क्यों? क्योंकि दोस्तों एयरलाइंस इंडस्ट्री इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो की है रिसेंट ईयर्स में, और अभी भी एयरलाइंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इंडिया में होना चाहिए था। तो अभी भी यहाँ पे एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला ने स्पाइसजेट को चूज़ किया। इसके अलावा स्पाइसजेट बहुत से फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे बाकी सब कंपनीज को बीट करती है अपनी कंपटीशन में। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो स्पाइसजेट का मार्केट शेयर 13% से भी ज़्यादा का है। इसके अलावा अगर मैं लोड फैक्टर की बात करूं तो स्पाइसजेट का लोड फैक्टर इंडिगो से भी बेटर है, जो कि 92% है, लेकिन इससे एक साल पहले इनका लोड फैक्टर 94% था। चलिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं स्पाइसजेट के बारे में। 2014 के आसपास स्पाइसजेट बंद होने के कगार पे पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने वहां से एक इतना अच्छा टर्न अराउंड किया कि आज ये एयरलाइन सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी बन चुकी है, और इंडिगो के बाद शायद किसी के दिमाग में स्पाइसजेट ही आता है अगर कोई एयरलाइंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स, जिसको देख के हमें पता चलता है कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी को क्यों चूज किया। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं टोटल इनकम में,
तो वो 18% से बढ़ी है 2018-19 में एज कम्पेयर टू 2017-18। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ की बात करें पैसेंजर रेवेन्यू में, तो वो इस साल 16% है एज कम्पेयर टू 2017-18। क्रिसिल का नाम आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने 500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और इस कंपनी की टोटल ओनरशिप में से राकेश झुनझुनवाला का ओनरशिप 5% से भी ज़्यादा का है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्रिसिल क्या काम करती है। दोस्तों, क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो अलग अलग कंपनीज को क्रेडिट पे रेटिंग देती है। मान लो कि मेरी एक कंपनी है जिसने एक बैंक से पैसा लिया, मान लो 100 रुपीज़, और अभी मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं बहुत इजीली पैसा वापस कर पाऊंगा, तो रेटिंग एजेंसीज मुझे नॉर्मली ए रेटिंग देंगी। अब मान लो कि मेरी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करना बंद कर दिया और मेरा रेवेन्यू अच्छा नहीं निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा डेट पेमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और जब ऐसा होता है तो रेटिंग एजेंसी सबसे पहले वैसी कंपनीज की रेटिंग को डाउन कर देती हैं, जिससे बैंक अपना पैसा सही टाइम पे रिकवर कर पाएगा। और दोस्तों, किसी भी एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए अच्छी रेटिंग कंपनीज होना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से क्रिसिल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। और इसके अलावा अभी फाइनेंशियलाइजेशन बहुत अच्छे से इंडिया में नहीं हुआ है और इसकी काफ़ी डिमांड आने वाले दिनों में होने वाली है, जिससे क्रिसिल की और डिमांड बढ़ सकती है। और दोस्तों, रिसेंट डेज में क्रिसिल और इसके अलावा बाकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे, क्योंकि इन्होंने जिस कंपनीज को अच्छी क्रेडिट रेटिंग दिया था उन्होंने लोन वापस करने में डिफॉल्ट किया। तो हर बिजनेस के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं, और अच्छे इन्वेस्टर को सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं क्रिसिल के शेयर प्राइस की बात करूं तो 2005 में इसका शेयर प्राइस था 50 के आसपास, जो एक टाइम पे 2000 से भी ऊपर पे ट्रेड करता था। लेकिन रिसेंट डेज में कुछ प्रॉब्लम्स आई फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसकी वजह से अभी भी ये 1300 के आसपास ट्रेड करता है। थोड़ा मैं अगर आपको फाइनेंशियल्स के बारे में बताऊं तो क्रिसिल एक जीरो डेट कंपनी है जिसके पास बिल्कुल भी डेट नहीं है। अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं आइक्रा और केयर रेटिंग्स। चलिए बात करते हैं लास्ट कंपनी को। लास्ट कंपनी है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज एक ऐसी कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में काम करती है। वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जब भी कोई कंपनी अपने वेस्ट को एनवायरनमेंट में छोड़ती है तो उनको पहले उस पानी को साफ करके एनवायरनमेंट में छोड़ना पड़ता है। जैसे कि रिसेंट डेज में पोल्यूशंस की काफ़ी बातें चली हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि उनको वेस्ट वाटर को एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले ट्रीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस कंपनी की काफ़ी डिमांड बढ़ी है रिसेंट डेज में। और शायद इस चीज़ को देखते हुए ही राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अगर मैं आयन एक्सचेंज के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर बात करूं तो ये ऑलमोस्ट एक जीरो डेट कंपनी है जिसके ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है। और आयन एक्सचेंज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसने लास्ट 1 ईयर में 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। आज से 1 साल पहले इसका शेयर प्राइस 350 के आसपास था, जो अभी बढ़ के 700 के आसपास पहुंच गया है। अगर मैं आयन एक्सचेंज के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2010 में इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़ के 45 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो इन्होंने पिछले 9 साल में अपने प्रॉफिट को 10 गुना के आसपास से आगे बढ़ाया है। इसके अलावा भी दोस्तों राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में बहुत सी कंपनी है। अगर हम उनको डिस्कशन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इस पोर्टफोलियो से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। पहला, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि हर इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, चाहे वो एक बहुत छोटा इन्वेस्टर है या बहुत बड़ा इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला जैसा। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी बहुत सी कंपनीज हैं जो अलग अलग सेक्टर से आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। सेकंड चीज जो हमें इससे सीखने को मिलती है वो है बैरियर टू एंट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। हर इंडस्ट्री में जब भी कोई नया प्लेयर एंटर करता है उसको काफ़ी सारे बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, और जिस इंडस्ट्री में बैरियर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो राकेश झुनझुनवाला ने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जिस इंडस्ट्री में बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है। जैसे कि क्रिसिल, वहाँ पे सिर्फ 3 ही मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके अलावा जैसे कि टाइटन, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में कैपेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी का उस इंडस्ट्री में एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में आयन एक्सचेंज। जब भी आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचें तो ट्राई कीजिए कि आप उन कंपनीज को चूज करें जिनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो नए प्लेयर्स के लिए। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं यही कंपनीज को बाय कर लूं जो राकेश झुनझुनवाला ने बाय की हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि किसी भी पोर्टफोलियो को कॉपी करना बहुत रिस्की हो सकता है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि हमें कभी भी इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि राकेश झुनझुनवाला ने वो कंपनीज को कौन से प्राइस पे बाय किया था।
और अगर हम आज जाके आज बाय करेंगे तो पता चलेगा कि आज उसका प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कल को जब प्राइस नीचे जाएगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मेन पर्पस था कि मैं आपको बता सकूं कि डाइवर्सिफिकेशन कितना ज़रूरी होता है, चाहे वो एक छोटा इन्वेस्टर है या एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। इसके अलावा हमें एक अच्छी कंपनी चूज करते टाइम एक बहुत अच्छी रिसर्च करनी चाहिए और हमेशा एक अच्छी कंपनी चूज करनी चाहिए लंबे टाइम होराइजन के लिए। तो दोस्तों हर वीक हम लर्निंग के लिए 3 या 4 वीडियोस डालते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें और हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीक में जो हमें स्टॉक एनालिसिस करना है वो हमें कौन से स्टॉक के ऊपर करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी जिसमें हमने आपको बाइंग या सेलिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।